Hello friends, welcome to Nursing Education. So today we are going to discuss about a very important topic that is delirium. Delirium जो है वो आपका एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसको हम एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम भी बोलते हैं। डेलीरियम और डेमेंशिया दोनों एक बच्चे जो हैं दोनों डिजीज़ कंडीशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो डेलीरियम है वो एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, प्लस जो डेमेंशिया है वो आपका क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है। एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस सबको पता होता है कि एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और क्रोनिक लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपका जो डेमेंशिया है वो क्रोनिक वाला है, क्रोनिक डिजीज़ कंडीशन है, बट आपकी जो डेलीरियम है वो एक्यूट डिजीज़ कंडीशन है, एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेलीरियम जो है वो एक एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। याद रखिएगा, डेलीरियम एक एक्यूट मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर हो जाती है और उसके साथ साथ पेशेंट डिसओरिएंटेशन हो जाती है पेशेंट की, प्लस उसकी जो रेस्टलेसनेस हो जाएगा उसको, और परसेप्शन में डिस्टर्बेंसेस आती हैं। याद रखिएगा, कॉन्शियसनेस जो है वो डेलीरियम में एब्सेंट होती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, डिसओरिएंट हो जाता है पेशेंट, प्लस उसकी परसेप्शन में डिस्टर्बेंस आ जाती है और पर्सन जो है वो रेस्टलेस हो जाता है। नेक्स्ट, अगर उसके इंसिडेंस की, डेलीरियम जो डिजीज़ कंडीशन है उसके इंसिडेंस रेट की बात की जाए तो डेलीरियम हैज़ दी हाईएस्ट इंसिडेंस। जितने भी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो डेलीरियम है उसका हाईएस्ट इंसिडेंस है। अबाउट 10 to 25% ऑफ मेडिकल सर्जिकल इन पेशेंट्स एंड अबाउट 20 to 40% ऑफ गेरियाट्रिक पेशेंट्स मीट द क्राइटेरिया फॉर डेलीरियम ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। ऑल ओवर अगर हम रेशो की, परसेंटेज की बात की जाए तो जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होते हैं मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स में, तो उसमें जो 10 से 25% पेशेंट होते हैं वो जो मेडिकल सर्जिकल के इन पेशेंट्स होते हैं उनमें से 10 से 25% पेशेंट्स को डेलीरियम होता है। प्लस अगर गेरियाट्रिक पेशेंट्स की बात करें तो उनमें से 20 से 40% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डेलीरियम होता है। तो एक डेलीरियम जो है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड डिजीज़ कंडीशन है जो लोगों को होती है। परसेंटेज इज़ हायर इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स बोला जाता है, उनको ये डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एटियोलॉजी की बात करें, एटियोलॉजी का मतलब है कि कॉजेटिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से डेलीरियम डिजीज़ कंडीशन पेशेंट को या फिर किसी भी पर्सन को हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्कुलर कॉजेज़ की। वस्कुलर में अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी है या फिर सेरिब्रल एट्रियोस्क्लेरोसिस या फिर इंट्राक्रैनियल हैमरेज है, इसका मतलब ये है कि इन सारे डिजीज़ कंडीशंस हैं तो उस बच्चे को या फिर उस पेशेंट को डेलीरियम होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इन डिजीज़ कंडीशंस में मेनली होता है कि जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है क्योंकि कोई थ्रोम्बस या फिर एम्बोलिज्म जो है वो आपकी आर्टरीज और वीन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता। तो जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है ब्रेन को, अच्छे से ब्रेन को जो है वो ब्लड नहीं मिल पाता, ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसका वेस्ट जो है ब्रेन का वो पास आउट नहीं होगा, तो जो ब्रेन सेल्स के फंक्शन हैं वो इम्पेयर हो जाते हैं, थॉट्स में डिस्टर्बेंस आएगी, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। जब ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती इन डिजीज़ कंडीशंस की वजह से, तो पेशेंट या फिर किसी भी पर्सन को डेलीरियम होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी, अगर वो सारे के सारे इन्फेक्शन जो हैं, कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन जो है वो CSF में ट्रैवल करके आपके अगर ब्रेन तक पहुंच गया है तो, और वहाँ पर अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उन सब चीज़ों की वजह से भी डेलीरियम होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इन्फेक्शन में आपके एग्जांपल दे रखे हैं। अगर किसी पर्सन को एंसेफेलाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस डिजीज़ कंडीशन है, उसकी मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन हुई है, तो ये डेलीरियम डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स, अगर आपके ब्रेन में प्रेजेंट है कोई भी लीजन और वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो ये डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस हो जाते हैं आपको। नेक्स्ट वन इज़ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में आता है अगर क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन हुआ है या फिर विड्रॉल इफेक्ट है किसी भी सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट ड्रग ले रहा है, हिप्नोटिक सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग ले रहा है और एकदम से पेशेंट ने उसको ड्रग को लेना छोड़ दिया है तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से डेलीरियम होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो कुछ इंटॉक्सिकेशन जो टॉक्सिक बॉडी में है और उनको उस टॉक्सिक को एलिमिनेट करने के लिए जब हम इंटॉक्सिन मेडिसिन लेते हैं तो उनके कई बार साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से भी पेशेंट को डेलीरियम हो जाता है। नेक्स्ट, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, लाइक अगर आपके ब्रेन में इंजरी हुई है, हेड ट्रॉमा हुआ है, किसी एक्सीडेंट की वजह से आपका सिर फूटा हुआ है या फिर सिर में कहीं भी चोट लगी है, तो उन सब चीज़ों की वजह से भी आपको डेलीरियम होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रॉमेटिक में लिखा है सबड्यूरल या फिर एपिड्यूरल हिमोटोमा हुआ है, कॉन्ट्यूजन हुआ है, लेसरेशन हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव हीट स्ट्रोक हुआ है, यानी कि ऑपरेशन हुआ है, आपका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है, सूचर्स लगे हैं, कहीं से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है ब्रेन में। तो मेनली आपको ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है डेलीरियम, तो ब्रेन से रिलेटेड दिखना है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ब्रेन में चोट लग गई है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है या फिर कुछ भी। नेक्स्ट, अगर विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, फॉर एग्जांपल थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस फिर से इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई एंडोक्राइन या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है पेशेंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है कोई, तो ऑफकोर्स उसकी इम्यूनिटी पहले से ही इतनी वीक होती है, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो हर एक डिजीज़ कंडीशन उसके अंदर होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है जिसको शॉक है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसका जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर उसका लिवर फेल हो गया है, हिपैटिक फेलियर हुआ है, तो डेलीरियम होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम मेटल्स की बात करें तो कुछ हैवी मेटल्स होते हैं लाइक लेड, मैंगनीज, मरकरी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टॉक्सिन्स। अगर वो बॉडी में एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उन सब चीज़ों की वजह से भी पर्सन है उसको ये चांसेस हो जाते हैं कि ये डिजीज़ कंडीशन यानी कि डेलीरियम हो जाए। लास्ट, एनोक्सिया है, अगर पेशेंट को अनीमिया है, पल्मनरी या फिर कार्डिक फेलियर हुआ है तो डेलीरियम होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि कार्डिक और पल्मनरी फेलियर की वजह से ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो अगेन उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसका वेस्ट ब्रेन में ही एक्यूमुलेट रहेगा, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो अल्टर हो जाएंगे, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसकी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल नहीं रहेगा और उसको डेलीरियम हो जाएगा। तो ये सारे कॉजेज़ हमने डिस्कस किए डेलीरियम के। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में कि अगर किसी पेशेंट को डेलीरियम हो जाता है तो कौन कौन से साइन और सिम्टम्स पेशेंट को आएंगे। सबसे पहले उसकी कॉन्शियसनेस इम्पेयर होगी, यानी कि पर्सन जो है वो कॉन्शियस नहीं रहेगा, उसके पास जो उसकी क्लाउडीनेस हो जाएगी, जैसे कि उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही होंगी उसको वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगी, ना ही उसको क्लियरली कुछ भी सुनाई देगा, उसको पता नहीं होगा उसके आसपास क्या चल रहा है, बट वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस भी नहीं होगा। क्लाउडीनेस आएगी, उसकी जितनी भी कॉन्शियसनेस है उसमें क्लाउडीनेस आएगी, जैसे कि कुछ बादल से आंखों के सामने धुंधला सा उसको पता होगा कि उसके आसपास क्या है, बट कम्प्लीटली नहीं पता होगा। कम्प्लीटली ना तो वो कॉन्शियस होगा ना ही अनकॉन्शियस होगा, थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो जाएगी उसकी कॉन्शियसनेस, यानी कि क्लाउडीनेस आ जाएगी। और उसके बाद फिर उसको स्टूपर और कोमा में भी जा सकता है पेशेंट इन सीवियर, अगर सीवियर लेवल हो गया है डेलीरियम का तो कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन भी हो सकता है पेशेंट को, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे वो अटेंशन नहीं दे पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब है कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है, डेली एक्टिविटीज़, वो उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्टी इन शिफ्टिंग, फोकसिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट इज परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस। पेशेंट जो है उसको परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल इल्यूजन और हेलुसिनेशंस। इल्यूजन और हेलुसिनेशंस के बीच में कई बार पेपर में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स को अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना। अगर आप लोगों को नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक अच्छे सा डिफरेंस के साथ इसकी वीडियो बना दूंगी ताकि आप पेपर में एग्जैक्टली लिख सकें। नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन। जितनी भी पेशेंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं लाइक थिंकिंग, मेमोरी, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पेयर हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो अच्छे से सोच नहीं पाता है, उसकी मेमोरी अफेक्ट हो जाती है और जितनी भी चीज़ें होती है लर्निंग, तो वो सारी इम्पेयर हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज़ हाइपर एक्टिव हो जाएगा पेशेंट, बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी है उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, प्लस उसकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप वेक साइकिल में पेशेंट अगर वो डिस्टर्ब होगी तो पेशेंट को इंसोम्निया हो सकता है, बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस आएगी डे टाइम पे। अगर वो रात को अच्छे से नहीं सोया तो दिन में आलस भरा रहेगा, अच्छे से अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उसके जो नाइट मेयर्स हैं उसको डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कि अगर थोड़ी देर रात को सोया है उसको डरावने सपने आएंगे जो उसको दिन में भी परेशान करेंगे। हेलुसिनेशंस उसको हो सकते हैं और नींद से बार बार जाग जाएगा, अवेकन हो जाएगा। तो ये कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी उसकी स्लीप वेक साइकिल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की, तो जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में जा सकता है और उसको एंजाइटी हो सकती है, फियर, इरिटेबल हो सकता है पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा यूफोरिया हो सकता है पेशेंट को, एपैथी और वंडरिंग, परप्लेक्सिटी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पेशेंट जो डेलीरियम से सफ़र कर रहा है, डेलीरियम डिजीज़ कंडीशन से, उन पेशेंट्स को ये सिम्टम्स आएंगे। मेन सिम्टम्स तो आपके यही होते हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, अटेंशन डिस्टर्ब हो जाता है, जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसके साथ साथ आपके इमोशंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कोर्स एंड प्रोग्नोसिस के बारे में, तो इसका जो ऑनसेट है वो यूजुअली एब्रप्ट रहता है, प्लस जो ड्यूरेशन है ऑफ एन एपिसोड इज़ यूजुअली ब्रीफ लास्टिंग फॉर अबाउट अ वीक। जो कोई भी एपिसोड आया है अगर पेशेंट को डेलीरियम का, तो वो कम से कम एक हफ्ते तक रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा इसका ऑनसेट रहता है। अगर एक बार कोई एपिसोड आता है तो कई बार एक हफ्ते तक भी चल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एपिसोड इसका रहता है। लास्ट हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट में अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की हम बात करें तो हम सबसे पहले कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वजह से डेलीरियम पेशेंट को हो रहा है, किस डिजीज़ कंडीशन की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से डेलीरियम हो रहा है, तो पहले हम जो मेनिंजाइटिस डिजीज़ कंडीशन हुई है पेशेंट को उसको ट्रीट करेंगे। अगर वो डिजीज़ कंडीशन ट्रीट हो जाएगी तो ऑफकोर्स डेलीरियम भी ट्रीट हो जाएगा। तो पहले हम कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे और जिस कॉज की वजह से, जैसे कि अगर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्रेन में क्लॉट बन गया, थ्रोम्बस बन गया, तो उस थ्रोम्बस को बाहर निकालेंगे जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन को प्रॉपर जाए और उसके बाद डेलीरियम को ट्रीट करेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि आप सबसे पहले कॉज को फाइंड आउट करेंगे। एटियोलॉजी जो हमने इससे पहले डिस्कस करी थी कि किस फैक्टर की वजह से डेलीरियम डिजीज़ कंडीशन पेशेंट को हो रही है, फिर उस डिजीज़ कंडीशन को पहले आप ट्रीट करोगे, उसके बाद डेलीरियम के जो भी साइन और सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करोगे। नेक्स्ट इमीडिएट करेक्शन में हम क्या दे सकते हैं, 50 mg और 50% डेक्सट्रोज IV चढ़ा सकते हैं हम अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है। तो ऑक्सीजन दे सकते हैं अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ है, प्लस अगर थाइमीन की डेफिशिएंसी पेशेंट को है तो हम 100 mg ऑफ B1 हम पेशेंट को दे सकते हैं IV रूट के थ्रू। हम IV फ्लूइड्स पेशेंट को दे सकते हैं अगर पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है। प्लस कुछ हम सिम्टोमेटिक मेजर्स कर सकते हैं, बेंजोडाइजापीन्स दे सकते हैं पेशेंट को, फॉर एग्जांपल 10 mg डाइजापाम दे सकते हैं या फिर 2 mg लोराजिपाम हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं IV। नेक्स्ट इज एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं। एंटीसाइकोटिक्स में हम 5 mg हेलोपेरिडोल या फिर 50 mg क्लोरप्रोमेजाइन दे सकते हैं IM रूट के थ्रू। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ हम कुछ थेरेपीज़ दे सकते हैं पेशेंट को, लाइक साइकोलॉजिकल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी।
तो इन सब थेरेपीज़ की वजह से हम पेशेंट को जो उसका बिहेवियर है वो थोड़ा अल्टर कर सकते हैं और साइन और सिम्टम्स को डिक्रीज़ कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ हम पेशेंट को ECT भी दे सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेलीरियम डिजीज़ कंडीशन होती क्या है, किन किन कॉजेटिव फैक्टर्स की वजह से वो डिजीज़ कंडीशन हो सकती है और क्या क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं डेलीरियम वाले पेशेंट के अंदर, और उसके बाद हमने उसका ट्रीटमेंट डिस्कस किया। अगर आप लोगों को डेलीरियम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने की काफ़ी कोशिश करूँगी। प्लस थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।